मुझे भी स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया, 15-15 मिनट एक ही सिंप्लीफिकेशन में लगते थे, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अभी यहाँ पे ना थोड़ी सी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। आप टीचर्स की क्लासेस देखो, आपको पता चलेगा कि वो कैसे किस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। एक तो आप जो अपने ट्रेडिशनल मेथड से करते आए हो वो तो है ही, वो आपके लिए है ही, लेकिन अब जो किस तरीके से टीचर्स अप्रोच लगा रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन है, मैंने कैसे सोचा और उन्होंने कैसे डायरेक्टली इसको कर दिया, तो उन्होंने क्या सोच के उसको किया है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। जैसे टेबल्स हैं, अप टू 20 आप लर्न कर लो, स्क्वायर्स अप टू 50, क्यूब्स अप टू 25, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है ना आपने कुछ नया सीखा है, आप उसको नोट डाउन कर लो। Hello everyone, welcome to Chamomile Tea with Toppers, an initiative by Unacademy. I am Kapil Katpal, General Awareness Educator in the Bank Exam category. आज मैं आपकी मुलाकात कराने वाला हूं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने हाल ही में IBPS PO एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो चलिए उनसे जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, कैसे उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया, क्या क्या मुश्किलें आई और फाइनली वो अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके। वेलकम सिमरत। थैंक यू सर। कैसे हो? आई एम वेरी गुड। सो कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर आपको? सर, इट फील्स वेरी गुड टू हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन एंड दैट टू ऑफ एन ऑफिसर लेवल, सो आई एम वेरी हैप्पी। तो अपने बारे में कुछ बताइए, कैसे आपने प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हुई, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं और अपनी फैमिली के बारे में? ओके सर, सो स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर आई बिलोंग टू अलवर, राजस्थान, एंड आई एम अ BCom ग्रेजुएट. Currently I am pursuing masters in economics and financial management, and I have also cleared diploma in banking and finance when I was in my final year of graduation. ओके, सो कब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की अपनी? सर 2020 में। ओके, तो सिंस देन आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक की, या कब स्टार्ट की? सर एक्चुअली 2020 में तो मैं थोड़ा सा कंटेम्पलेट कर रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, बैंकिंग करनी चाहिए या CS करना चाहिए। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि जनवरी 2021 से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया। तो आपने जब जर्नी स्टार्ट की थी, क्या सोच के स्टार्ट की थी? बैंकिंग सेक्टर ही क्यों आपने चूज़ किया? सर एक्चुअली स्टार्टिंग में तो मेरे माइंड में ना एक मिथ था जो लोग आपके बाद माइंड में डाल देते हैं ना कि आप जनरल कैटेगरी से तो आप तो भूल ही जाओ। तो फिर ऐसा कि और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, किस्मत से क्लियर होते हैं, या फिर ऐसा कुछ नहीं है हार्डवर्क जैसा, यहाँ तो लक काम करता है। तो मेरे माइंड में भी ये चीज़ें कुछ थी कि पता नहीं हार्ड होता होगा, इतने सारे बच्चे देते हैं, मेरा ही कैसे होगा। फिर मैंने इंटरव्यूज़ देखे, मैंने कहा नहीं, बहुत लोग हैं जो देते हैं एग्ज़ाम, मेहनत लगती है बस। तो फिर मैंने जनवरी 2021 से डेडिकेटेड वे में स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये आपका कौन सा अटैम्प्ट था जो आपने अभी क्वालिफाई किया है? सर ये मेरा सेकेंड अटैम्प्ट है, बट एक्चुअली प्रीलिम्स मेरा पहले क्वालिफाई हुआ था, बट मैं मेंस दे नहीं पाई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो मैं जा ही नहीं पाई एग्ज़ाम देने। तो फिर मैंने 2022 में फिर से दिया था। कि आपने कहा तबीयत डाउन हो गई थी, ये काफ़ी बार ऐसा होता है काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ कि कई बार ऐसा एग्ज़ाम एक्चुअल में देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते किसी भी सर्कमस्टांस की वजह से, डिज़र्व करते हैं। तो आपके साथ भी वही फील होगा कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर किया तो मैं कर सकती थी। आपने पूरी स्टडी भी कर ली होगी, मेंस की तैयारी भी आई थिंक कर ली होगी कंप्लीट? यस सर, मेरी कंप्लीट हाफ थी थोड़ा सा, बट मुझे ये तो देखना था कि मेंस कैसा आता है, क्योंकि मेरा प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ था, तो एक्साइटमेंट रहती है वो सब। फिर लास्ट टाइम पे तो मैं जा ही नहीं पाई। तो क्या उसके बाद थॉट प्रोसेस रहा जब नहीं जा पाए? थोड़ा डिप्रेशन में गए होगे? नहीं, डिप्रेशन हाँ, कुछ दिन तो ऐसा मुझे लगा कि अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि PO का मेंस मैंने सुना है कि क्लर्क से ज़्यादा हाई लेवल का आता है। तो मेरे को ये था कि एटलीस्ट मैं जाके देती तो मुझे आइडिया तो मिलता कि कैसा आता है एग्जामिनेशन। तो बस वो चीज़ मिस हो गई फिर मेरी। दोबारा से अपने फिर से प्रीलिम्स मेंस सब कुछ बिगनिंग से स्टार्ट किया। हाँ, वही का वही सब कुछ। और भी एग्जाम्स दिए होंगे आपने? यस सर, मैंने क्लरिकल लेवल के एग्जाम्स दिए, IBPS के, SBI के। ठीक है, वो कोई भी आपने क्वालिफाई नहीं मेंस लेवल तक? नहीं सर, एक्चुअली उसमें फिर गलतियां हुई तो मैंने सीखी, फिर वो सारी मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी कि अब यहाँ नहीं करनी है। चलो शुरुआत करते हैं आपकी प्रिपरेशन की जर्नी से। सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता था, जिससे डर लगता था, या आपने जब स्टार्ट किया होगा तो देखा होगा ऑब्वियस ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। हाँ। अब कई बार ऐसा होता है कैंडिडेट को, अरे ये सब्जेक्ट तो यार मेरा नहीं है यार, मैं नहीं कर पाऊंगा इस एग्जाम को क्वालिफाई। तो आपके साथ भी ऐसा होता किसी सब्जेक्ट को लेकर? सर ऐसे पर्टिकुलर तो कोई नहीं था, बट मेरे लिए ना थोड़े थोड़े सारे सब्जेक्ट रीजनिंग को छोड़ के थोड़े चैलेंजिंग थे, क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने कभी न्यूज़ में पढ़ती ही नहीं थी, मैं न्यूज़ चैनल्स भी नहीं देखती थी। तो फिर सब कुछ नया नया उसमें टॉपिक्स डिस्कस हो रहे हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये क्या बात चल रही है। तो कुछ टाइम लगा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, तो फिर समझ में आने लगी चीज़ें। फिर उसके बाद क्वांट्स था,
अब हम कॉमर्स बैकग्राउंड से होते हैं ना, तो हमें कैलकुलेटर्स की आदत होती है, इवन हम 2+2 भी कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ तो नंबर्स का खेल है सारा, तो फिर उस चीज़ में मुझे बहुत दिक्कत आई कि मैं कैसे फास्ट कैलकुलेशंस कैसे करूँ। लॉन्ग मेथड में तो मैं कर लेती थी, टाइम मेरा मतलब मैं सारा सोल्यूशन मेरा हो गया, बट वो गिवन टाइम जो होता है वो प्रीलिम्स में प्रेशर होता है, उसमें नहीं हो पाता था। तो उस चीज़ में मैंने काफ़ी टाइम लिया है। और इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम से हूँ, बट उसमें वहाँ पे वही 20 मिनट्स में आपको पूरा पैराग्राफ 1 गो में पढ़ना है, आपको समझ भी आ जाना चाहिए, आपको आंसर्स मार्क करने, वो चीज़ों में टाइम लगा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने एक एक चीज़ पे बहुत इन्वेस्ट किया है। एक मिसकंसेप्शन ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम वाला है वो तो इंग्लिश बहुत अच्छे से कर लेगा, वो स्कोर कर लेगा, हम हिंदी मीडियम वाले स्कोर नहीं कर सकते। क्या आपने कभी ऐसा कुछ आपको फील हुआ कि मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा है, स्कोर कर ही लूँगी मैं तो ईजी, एक ओवर कॉन्फिडेंस कभी ऐसा फील हुआ? नहीं सर, कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम ही सेक्शनल टेस्ट दिया था ना, मेरे मार्क्स 2 to 3 आए थे बस, और कुछ नहीं आए थे। तो फिर उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि बहुत अलग है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि वहाँ पे गिवन टाइम में जब आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, फटाफट आंसर्स करने हैं, तो आपको सिर्फ ये नहीं चाहिए कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, आपको ये चाहिए कि वो एक बार में आपको समझ में आ रहा है, 1 गो में समझ में आ रहा है। तो दैट थिंग मैटर्स अ लॉट। तो इंग्लिश में प्रीलिम्स की बात करूँ तो क्या एक पर्टिकुलर आपकी स्ट्रैटेजी रही, या किस तरह से आपने उस को टैकल किया प्रीलिम्स एग्जाम में? स्टार्टिंग में तो मैं आरसीज तो मैं पीडीएफ से सॉल्व करती थी, एक बार मैंने देखा, फिर उसके बाद मुझे लगा कि इंग्लिश के लिए जो बेस्ट सोर्स है ना वो मॉक टेस्ट ही हैं। मैंने और कहीं से फिर कोई पीडीएफ नहीं फॉलो करी, मॉक टेस्ट जो लिए थे मैंने स्टडी नीति के लिए थे, फिर वहीं से उसमें जो सेक्शनल टेस्ट आते हैं मैंने डेली के वही टारगेट्स रख लिए, एक सेक्शनल टेस्ट मुझे रोज देना है, और फिर भले उसमें मार्क्स कितने भी आ रहे हैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, एक बार देख लिया कि इतने मार्क्स आए, फिर उसमें देखा कि गलतियाँ कहाँ हुई, तो फिर उसको एनालाइज करना कि मैंने क्या सोच के आंसर लगाया, और मतलब वो जो इंग्लिश का उसमें जो आंसर है एक पर्टिकुलर आरसी है या फिलर्स है, उन्होंने क्या सोच के ये आंसर दिया है, तो वो चीज़ें, और एडिटोरियल से थोड़े से वर्ड्स मिल जाते हैं बस। ओके, ग्रामर आपने की थी शुरुआत में? ग्रामर सर मैंने एक टॉपिक नहीं किया, मैंने सिर्फ 120 रूल्स, दैट्स इट। तो ये जो आपने अभी एडिटोरियल्स का जिक्र किया, तो एडिटोरियल्स मतलब डेली पढ़ते थे या बीच बीच में कभी कभी पढ़ लिए? बीच बीच में, पहले जब स्टार्ट किया था तब तो मैं डेली पढ़ती थी, क्योंकि सर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अभी हमें नहीं पता होते हैं, वो जब आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि ये वर्ड्स हैं जो बार बार यूज़ हो रहे हैं, फिर आप उनको मॉक टेस्ट में भी देखते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं उनमें भी देखते हो, तब आपको समझ में आता है कि ये वर्ड्स जो है बार बार यूज़ हो रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट है। एडिटोरियल बहुत बार ऐसा होता है कि बोरिंग सा लगता है पढ़ते पढ़ते, तो आपके साथ भी ऐसा होता था? बहुत ज़्यादा, कई बार तो समझ ही नहीं आता था। तो इसको कैसे करते थे? सर मैं पहले तो खुद से रीड करती थी, अगर मुझे समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आया तो फिर मैं निमिषा मैम की जो एक्सप्लेनेशन वाली क्लास है वो देखती थी। ठीक है, मतलब पहले आप सेल्फ खुद एनालिसिस करने का कोशिश करते थे, मुझसे खुद से समझ में आना चाहिए। यस सर। कहीं पर कोई डाउट होता है तो हम टीचर की हेल्प ले सकते हैं, राइट? बिल्कुल, आप मतलब वो एक सेल्फ प्रिपरेशन का एक सेल्फ डिपेंडेंट आप बन सकते हैं उससे, किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, टाइम भी बचता है। यस सर, एग्जैक्टली। राइट, तो अब प्रीलिम्स से मेंस की तरफ चलते हैं कि मेंस में काफ़ी कुछ बदल जाता है इंग्लिश सेक्शन में, तो वो चीज़ कैसे टैकल की आपने? सर मेंस में भी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो पैराग्राफ जैसे ही होते हैं, आरसीज उसमें भी आते हैं बट थोड़े से लेंदी आते हैं, उसमें कुछ इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं, और जो फिलर्स आ रहे हैं वो थोड़े से लेंदी हो सकते हैं। बाकी डुएबल क्वेश्चंस उसमें भी होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस वहाँ भी होते हैं जो आप डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही किया था, उसमें उसके लिए भी मैंने सेक्शनल ही दिए हैं, बट मेंस में फिर वो मैंने बाकी सारे तो मेंस के जो मॉक टेस्ट हैं वो सबमिट करके ही दिए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें मेरी एफिशिएंसी आती है मैं वही करूँगी। लोग देते हैं 3.5 घंटे बैठ के भी, बट मेरे को ऐसा लगा कि मेरी एफिशिएंसी ऐसे ही आएगी तो मैंने ऐसे किया। बट इंग्लिश मैंने टाइमर के साथ ही दिया है ताकि ये मेरी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, इंग्लिश में जैसे आप बात कर रहे हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल आई थिंक प्ले करता है कहीं ना कहीं आपके इंग्लिश में अच्छा स्कोर करने में। तो जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, एक आम जनरल इंसान, लेमैन बंदे की अकॉर्डिंग मैं सोचूं तो हम ये सबसे पहले सोचते हैं कि उसमें से ना यार कैसे करें इसको, मतलब कि कई बार हम बचपन में करते थे ना कि क्वेश्चन आंसर वहीं से निकाल लेते थे। तो इसमें भी आप वैसे ही कर सकते हैं अपने वैसा कुछ, या आपको पूरा थोरोली उसको पढ़ना पड़ेगा एडिटोर? नहीं सर, वो एक्चुअली लेवल थोड़ा डिफरेंट है। स्कूल में जो आरसीज आते थे वो तो हम पढ़ते भी नहीं थे, सीधा आंसर्स ढूंढ लेते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तभी तो कंपटीशन एग्जाम है, क्योंकि आपको रीड भी करना है और उसको समझना भी है कि एक एक लाइन में क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ऑप्शंस आपको ऐसे मिल जाते हैं जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं। आपको लगता है ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो चीज़ क्लियर करने के लिए आपको समझ में आना चाहिए कि वहाँ लिखा क्या है, क्या मतलब है उस चीज़ का। ठीक है, चलिए अब
अगले सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट ऐसा है कि जो मेंस में आपका आता है, उसमें प्रीलिम्स में आपका सब्जेक्ट नहीं आता, तो प्रीलिम्स में ना आने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं शुरुआत से। आप कब स्टार्ट किया आपने इसकी प्रिपरेशन और कहाँ से की, कैसे की, वो बताइए। सर करी तो मैंने स्टार्टिंग से ही थी, मुझे पता था, जैसे मैंने इंटरव्यूज़ में भी सुनती थी कि मैं स्टार्टिंग से ही सब प्री मेंस लेके चलना चाहिए, बट मुझे प्री को ही समझने में काफ़ी टाइम लग गया, 5-6 महीने, कि कैसे मैं चैनलाइज करूं, क्योंकि एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन भी कई बार हार्मफुल होती है ना, तो मैं बीच में मिसगाइड हो गई थी कि क्या पढ़ना है। और एक होता है कि कोई आपको ये बता देता है कि ऐसा रूटीन फॉलो करोगे तभी एग्जाम क्लियर होगा, तो मैं भी एक बर्डन सा माइंड पे क्रिएट कर लिया था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया ना तो मेरा नहीं होगा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें समझ में आई कि नहीं, प्रीलिम्स पहले आप मतलब सब्जेक्ट अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करो, उसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर जब आपकी प्रैक्टिस मतलब आपका सिलेबस एक बार डन हो गया ना, आपको समझ में आ गया कि एग्जाम लेवल क्या है, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आपको एग्जैक्ट आपकी प्रिपरेशन तब स्टार्ट होती है। फिर मुझे मेरे धीरे धीरे समझ में आया, तब मैंने जनरल अवेयरनेस ऐसे स्टार्ट किया और फिर रिविजन्स दिए बहुत सारे, वीकली बेसिस पे, संडे में रिवीजन कर लेती थी, तो ऐसे हुआ। ओके, सो करंट अफेयर्स की आप किस तरह से तैयारी करते थे? काफ़ी बार ऐसा कहा जाता है कि अकेला वीडियोस से पढ़ना चाहिए या पीडीएफ से पढ़ना चाहिए या दोनों से करना चाहिए, आपका क्या इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू है? सर मैंने जनरल अवेयरनेस के लिए तो सिर्फ आपको ही फॉलो किया था, क्योंकि और सोर्सेज तो मैंने सर्च भी नहीं किए, और उनका जो तरीका होता है आई थिंक मुझे वो समझ में बैठ नहीं रहा था। मेरी ट्यूनिंग सेट हो गई थी, तो मुझे ये था डेली पीडीएफ्स मिल रही हैं, उसको आप रिवाइज कर लो, वीकली बेसिस पे कर लो, और वो भी इतनी सारी होती है, उसमें स्टैटिक फैक्ट्स भी है, बैंकिंग पे, तो और कुछ टाइम ही नहीं मिलता, तो मैंने सिर्फ यही किया था। ठीक है, तो डेली बेसिस पर आप इसको कितना टाइम देते थे करंट अफेयर्स को? सर करंट अफेयर्स को एक तो जो डेली की वीडियो आ रही है वो, फिर स्टार्टिंग में तो मैं पूरी देखती थी एक्सप्लेनेशन के लिए, फिर लास्ट जैसे जैसे एग्जाम आता गया तो मैं ऐसे करती थी कि 1 घंटा पूरा बैठना सुनना, तो वो थोड़ा सा मुझे लगता था कि मेरा टाइम जा रहा है, तो मैं ऐसे करती थी, जैसी पीडीएफ आई मैं पॉज कर दी वीडियो, अपने आप उसको सेल्फ रीड कर लिया, समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो आपकी एक्सप्लेनेशन सुन ली, ऐसे मैंने किया है। तो वो 1 घंटे की वीडियो मेरी 30-35 मिनट में ऐसे कवर हो जाती। सिमरत ने यहाँ पर बहुत अच्छी एक बात की, ये काफ़ी कैंडिडेट्स को मैं एडवाइस भी करना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने बताया इंग्लिश के बारे में और करंट अफेयर्स के बारे में भी, हम बहुत बार ये सोचते हैं कि हमें कोई भी चीज़ वीडियो से ही समझ में आएगी तब हम उसको क्लैरिफाई कर पाएंगे, लेकिन सिमरत ने अभी जैसा बताया एडिटोरियल के मामले में और करंट अफेयर्स में भी इन्होंने ये कहा कि मैं पहले खुद उसको पढ़ती थी, इन केस मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आती थी तो मैं उस पॉइंट पे जाके उस चीज़ को सुनती थी और मेरे जहन में वो चली जाती थी। राइट सिमरत? Yes, ऐसा ही है। Exactly. फॉर एग्जाम्पल आप करंट अफेयर्स में कोई ऐसी वही बैंकिंग की न्यूज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही, तो गो फॉर दैट वीडियो पार्ट। अगर कोई अपॉइंटमेंट की न्यूज़ है तो आपको जब समझ में आ चुकी है, वो आपके खुद से जहन में जा चुकी है, तो फिर आई थिंक उस पार्ट को स्किप भी वीडियो में किया जा सकता है और वो आपका टाइम भी बचाएगा। Yes, और सेम एडिटोरियल के लिए भी है, आप एडिटोरियल पढ़िए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, ठीक है, खुद से आप कीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी वहाँ पर कोई टीचर आपको नहीं कराएगा, एग्जाम में जाकर आपको कोई करंट अफेयर्स टीचर बोलेगा नहीं, वहाँ पर आपको खुद ही समझना पड़ेगा उस चीज़ को, तो उसकी प्रैक्टिस आप पहले ही करके जाइए ताकि आपको एग्जाम में वो फोबिया ना आए। राइट सिमरन? यस सर। ठीक है, तो करंट अफेयर्स आप रिवीजन थोड़ा सा पैटर्न बताओगे कि कैसे किया करते हैं रिवीजन? सर पहले तो जैसे मैंने स्टार्ट किया कि 6 महीने रह गए एग्जाम में, मुझे डेफिनेटली बहुत अच्छे से करना है, तो जो पहला मंथ है वो तो मैंने कर लिया अच्छे से, डेली वीकली बेसिस पे रिवाइज भी कर लिया। फिर जब आप नेक्स्ट मंथ स्टार्ट करते हो ना, तो अब आपको डेली बेसिस पे प्रीवियस मंथ्स की भी रिवाइज करनी है। जैसे मैं आज की वीडियो देखी प्लस पिछले 3-4 दिन की, पिछले मंथ के स्टार्टिंग डेज के 3-4 डेज कुछ उठा लिए, वो कर ली साथ में, तो ऐसे मैं करती जाती थी। फिर जब इस वीक का एंड आया तो मैंने सिर्फ इसी मंथ के जो वीक है करंट, इसको रिवाइज किया है, बाकी हर दिन पे पिछले मंथ तो चल ही रहे हैं। तो ऐसे करके मेरे होते जाते हैं। ओके, तो रिवीजन साथ साथ मतलब पिछला आप चलते रहे, पिछला छोड़ा नहीं है, नहीं तो वही आगे भागते रहो, पिछला छोड़ते रहो, भूल जाते हैं और वो फिर एग्जाम में दिक्कत आती है। और एग्जाम से जस्ट पहले जब प्रीलिम्स और मेंस के बीच का समय होता है, तब आपने करंट अफेयर्स को थोड़ा समय ज्यादा दिया था। कितना आप प्रोपोर्शनली कितना ज्यादा दे देते थे? हाफ डे उसको चला जाता था? कितना रहता था? सर हाफ डे, क्योंकि मैं सुबह उठते से ही मैं प्रीवियस उठा लेती थी। पहले तो 10 दिन पहले तो मैंने ऐसे 10-10 दिन लगा के किया कि 3 दिन में मेरा 1 मंथ खत्म हो रहा है। फिर मैंने 15-15 दिन की पीडीएफ से एक बार उठा ली, तो मैंने 2 दिन तो रखे हैं मैक्सिमम 1 मंथ की करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि मैं पूरा मंथ ही 1 दिन में रिवाइज करूंगी तो फिर मेरे बाकी सब्जेक्ट्स रह जाएंगे। तो इसलिए मैंने 15-15 दिन का ऐसे, मैं इतना टाइम तो बांट ही देती थी कि मुझे पढ़ना है, इतने दिन रह गए हैं, तो मैंने उस हिसाब से किया है। जनरल अवेयरनेस में एक और पार्ट आता है बैंकिंग अवेयरनेस का। यस सर। ये आपने कब किया और कैसे किया?
सर अलग से तो कुछ नहीं किया, आपकी जो क्लासेस हैं, एक तो करंट अफेयर्स की जो नॉर्मल आ रही हैं वो तो है ही, प्लस बैंकिंग की भी जो आप लेते हो वो भी मैं उस पीडीएफ में इंक्लूड होता ही है, तो वो भी साइड बाय साइड रिवाइज हो जाता है, तो अलग से कुछ नहीं किया, वही ठीक है, किया। बस उसी से आपने कंसेप्ट क्लियर किया और Yes, sir. यू वर गुड टू गो, मतलब बढ़िया से आपका वो Yes, sir. एकदम से रिवाइज हो गया। मेन से पहले आपने रिवीजन किया होगा बैंकिंग अवेयरनेस का यस भी। सर, पूरा मैंने कभी अलग समझा ही नहीं बैंकिंग अवेयरनेस को, वो पूरी ठीक है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ एक ही होती है, वो पूरी ही रिवाइज करनी है। स्टैटिक अवेयरनेस आपने करंट अफेयर्स में से की थी? यस सर। उसको अलग से कुछ नहीं, आपने कोई लिस्ट कोई फॉलो की, करेंसी कैपिटल में करना, वैसा कुछ नहीं तो सर, एक्चुअली सब कुछ एक्सप्लेन आपने स्टार्टिंग में किया ही ठीक था है। कि स्टैटिक भी वही आता है जो अभी करंट में चल रहा है, उसी से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स आपसे पूछेंगे, तो फिर वो भी साइड में पीडीएफ्स में सारा स्टैटिक फैक्ट्स होता ही है, तो आपको अलग से करने की नीड है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चलते हैं अपने रीजनिंग पे। Yes, रीजनिंग sir. आपने कहा कि मुझे इजी लगता था इन कंपैरिजन टू दी बाकी Yes, sir. सब्जेक्ट्स, शुरुआत में आपने हाँ. कही थी बात, तो इजी लगता था तो कैसे फिर इसको, मतलब इजी लगा तो कई बार ऐसा नहीं हुआ इजी है ठीक है यार बहुत इजीली हो जाएगा, क्या दिक्कत है, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हुआ? स्टार्टिंग में हो गया था, Okay. क्योंकि मैंने तब मिसलेनियस ही पढ़ा था, तो मुझे लग रहा था ये तो इजी है, ये तो फटाफट हो जाएगा, बट जब पजल्स आए, सिटिंग अरेंजमेंट्स आई, तब तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये क्या सिटिंग, बिल्कुल पजल्स तो चलो फिर भी मेरे से हो जाते थे, सिटिंग अरेंजमेंट्स में जो डायरेक्शन चेंज हो गई कि ये ऐसे ये वैसे, तब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती थी, तो फिर उस पर मैंने अलग से 20-25 डेज मैंने कुछ किया ही नहीं बीच में, सिर्फ पजल्स ही पजल सॉल्व करी, क्योंकि वो बन ही नहीं रही थी मुझसे। ठीक है, ओके, तो पजल्स पे आपने नहीं 20-25 दिन इनिशियली जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की थी प्रिपरेशन की, सिर्फ पजल, मतलब बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम देते थे या थोड़ा थोड़ा बाकी रीजनिंग, Okay. बाकी सारा रीजनिंग ही, क्योंकि सर मेरे को ठीक ये है। समझ आ ही नहीं रहा था, और मुझे था कि जब तक नहीं आ रहा है मेरे को उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसी से एक और पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ अभी पहले। अभी आपने कहा कि स्टार्टिंग में मैंने पजल्स को ज़्यादा टाइम दिया, हाँ। बहुत बार ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि चारों सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चलते हैं। अभी आपने कहा कि मैंने पजल्स को काफ़ी टाइम दिया था, तो आपको तब लगा नहीं कि मुझे चारों सब्जेक्ट्स एक साथ लेके चलने चाहिए? लगा था, तो इसीलिए सर मेरा टाइम भी वेस्ट हुआ, क्योंकि मैं सब कुछ मैनेज करके चल रही थी, रीजनिंग भी पढ़नी है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, बट मुझे लग रहा था एफिशिएंसी तो आई नहीं रही, भले ही मैं डेली टारगेट्स कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन वो जो होता है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है कि ये क्वेश्चंस मैंने खुद ने बनाया बिना एक्सप्लेनेशन देखे, या फिर अच्छे से समझ में आ गया, वो वाली चीज़ आई नहीं रही थी। 1-1.5 महीना हो गया, मैं अभी सारे सब्जेक्ट्स करने की कोशिश कर रही हूँ, तो सर वो हौच पौच हो गया, तो मुझे लगा नहीं, मेरा पेस मेरे को समझ में आना चाहिए कि मेरा लर्निंग थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू अदर्स, तो मेरे को जो करना है वो स्ट्रॉन्ग ही करना है फिर, क्योंकि वहाँ एग्जामिनेशन जब आप देने जाते हो ना, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती कि आप कैसा रूटीन फॉलो करके आए हो, ये मैटर करती है कि आपकी क्लैरिटी कितनी है। राइट, इसलिए तो आपने बिल्कुल आराम से तसल्ली से आपने हर एक सब्जेक्ट को उठाया, उसके बेसिक क्लियर किए, आपने सारे एक साथ नहीं करने की जहमत उठाई, क्योंकि बहुत बार स्टूडेंट्स इसी दुविधा में रह जाते हैं मेरे चारों सब्जेक्ट्स एक दिन में क्यों नहीं हो रहे। यस सर, है ना, ये जरूरी नहीं है कि चारों सब्जेक्ट्स हम एक साथ लेके चलें, धीरे धीरे फाउंडेशन बिल्ड करें और फिर आगे जाकर एक साथ कम्युलेटिव सभी सब्जेक्ट्स हो ही जाएंगे। यस, आई स्टिल रिमेंबर जब मैंने स्टार्टिंग की थी प्रिपरेशन, तो आई थिंक होली थी, तो होली का माहौल था, सब लोग होली होली खेल रहे थे बाहर, बट मैं तो पढ़ रही थी, एंड मैंने सुना था कि सब लोग 15-20 मिनट में बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन तो कर ही लेते हैं, 150-200 या 50-60 तो हो ही जाता है कम से कम, 15-20 मिनट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन करने में 15 मिनट लग गए थे, एंड आई वाज लिटरली क्राइंग, मेरा क्या होगा यहाँ पे तो इसलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, टाइम तो मुझे देना ही पड़ेगा। अभी आपको सिर्फ ये नहीं देखना ना कि क्या आ रहा है, आपको ये भी देखना है कि एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है और आप अभी कहाँ स्टैंड करते हो, तो उस हिसाब से आपको अपना डे भी प्लान करना है, मेहनत करनी है। ठीक है, तो एक दिन में क्या करते थे, किस तरह से पजल को क्या टाइम देते थे, लेवल पे कितना करते, कितनी एक दिन में पजल सॉल्व करते थे एग्जैक्टली? सर मैंने कुछ टाइम बाद जब मेरा सिलेबस हो गया था, तो मैंने कुछ डेली टारगेट्स बना लिए थे अपने कि क्विजेस देने हैं, क्विजेस भी टाइम बाउंड तो मैंने बाद में स्टार्ट किया, पहले सिर्फ सिंपल कि कुछ क्वांट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, फिर कुछ पजल्स मैंने 10 to 15 ऐसे, 15 भी अगर आपको ज़्यादा लग रहे हैं तो आप 10 तो करो एटलीस्ट, क्योंकि एक बार जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है एक दिन में 10 पजल्स कह रहे हैं? प्रीलिम्स लेवल के एक दिन में 10? यस सर। आप अभी कह रहे हो ये स्टूडेंट्स, काफी लोग बोलेंगे 10 कैसे कर सकते हैं, काफी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे भी हैं, वही थोड़ा इनको क्लैरिफाई कर दो, नहीं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे। नहीं, प्रीलिम्स लेवल की तो पजल सर इजी होती हैं, एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाए ना, आपका हाथ बैठ जाता है, तो आपको 10 भी ऐसा लगता है कि हाँ ये तो जल्दी जल्दी होगी। शुरुआत में कितनी की थी? अभी तो आपने कहा प्रैक्टिस पे 10 आ गई, शुरुआत में कितनी से शुरू किया? शुरुआत में तो सर मैं सीख ही रही थी, क्योंकि फिर मैंने ऐसा डाला नहीं कि अब मुझे 10 करनी है या क्या, पहले तो मुझे सीखना है, मैंने सीखने पे बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है,
दो दो तीन तीन। और पहले तो क्योंकि उसमें ना पजल्स में एक्चुअली मैंने जो नोटिस किया, कुछ लाइंस होती हैं जिससे आप कुछ चीज़ें इंटरप्रेट कर सकते हो। जैसे कि 8 पीपल आर सिटिंग, 2 लोग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो आप 3 लोग उनके बीच में बिठा दो सीधा थ्रेड मेथड से, कि आपको कुछ सर्कल नहीं बनाने की जरूरत है, ये वो आप कहीं भी बिठाओ, 3 लोग बीच में बिठा दिया, हो गया। तो ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लाइंस होती हैं जो आप इंटरप्रेट कर सकते हो डेफिनेटली, तो वो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं। तो ऐसे ही आपका हाथ बैठता है। ओके, ठीक है। ये आपने अभी नाम लिया थ्रेड मेथड। यस सर। ये एग्जैक्टली क्या है? सर ये एक्चुअली अंकुश सर से सीखा है मैंने। थ्रेड मेथड है, तो जब आप सेटिंग अरेंजमेंट करते हो ना एनक्लोज्ड फिगर वाली, तो उसमें ये हेल्प करता है कि आपको ना स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सर्कल बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा एक लाइन ड्रॉ करो और वो सर सिखा देते हैं कि ये थ्रेड बाद में जाके सर्कल बन जाएगा या ये स्क्वायर बन जाएगा, तो वो कैसे सेट होगी चीज़ें। तो आई थिंक थ्रेड मेथड सबको ही आना चाहिए, क्योंकि यही सेवियर होता है एग्जाम में। ओके, गुड। तो जब मेंस पे आप पहुंचे तो मेंस की पजल्स तो बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया, और पहली बार जब मेंस का एक पजल लगाई होगी तब आप हैरान हो गए होंगे, अरे ये मैं कहाँ आगे प्रिपरेशन छोड़ देती हूँ। यस सर, रीजनिंग में बेसिकली इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा हार्ड भी पजल्स ही होती हैं। मेंस में मेरी थोड़ी सी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं पजल्स वो वाली सेलेक्ट करती थी जो एट लास्ट मुझे पता है कि हाँ ये लेंदी है बट बन जाएगी ये। जैसे 2-3 वेरिएबल्स की आ गई, या ब्लड रिलेशन बेस्ड कुछ सिटिंग अरेंजमेंट आ गई, मतलब ऐसी ही चीज़ें जो बन जाएंगी, टाइम लेंगी लेकिन बन जाएंगी। लेकिन कुछ बिल्कुल ही ऐसी नई पजल है जिसमें कुछ डिफरेंट सेट हो रहा है, तो आपको तो पहले तो वो समझने के लिए टाइम चाहिए कि इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, फिर आप उसको बनाओगे, ये भी कंफर्म नहीं है कि बन गया, तो ऐसे टाइम वेस्ट। तो मैंने ऐसी क्वेश्चन से तो मैं हमेशा दूर ही रही हूँ, मैंने उठाया ही नहीं। ओके, सो किस तरह से चूज़ करते थे क्वेश्चन को कि ये मुझे करना है, ये मुझे नहीं करना, ये पजल एग्जाम में लेनी है या ये नहीं लेनी? सर थोड़ा सा एक बार आपको पूरा, जब आपके सामने सेक्शन खुलता है तो आपको गो थ्रू करना पड़ता है कि क्या क्या आया हुआ है। एक बार आप स्टार्टिंग में जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप मॉक्स दोगे ना, मॉक्स के क्वेश्चंस, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो जब आप थोड़ा भी रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा ये इस टाइप की पजल है, ये 2-3 वेरिएबल की है, या ये है, तो मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ, ये हो जाएगी। तो मैंने अभी IBPS PO के मेंस में 2-3 पजल्स थी जो डुएबल थी, मुझे लगा, वो मैंने बनाई भी है वहाँ पे। इनकी प्रैक्टिस, इनके अलावा जो पजल्स हैं, इसके अलावा मिसक्लीनियस टॉपिक भी होता है, तो मिसक्लीनियस टॉपिक को आपने प्रेफरेंस दिया या अवॉइड करके चले थे, या सिर्फ पजल्स पे ही ध्यान दे रहे थे? मेंस में नहीं सर, मिसलेनियस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीलिम्स में तो चलो सिंपल आ जाता है, मेंस में वो कोडेड फॉर्म में आता है, कुछ कोडेड फॉर्म में आ गया, कोडेड इनइक्वालिटीज, कोडेड सिलॉग्स, कोडेड ब्लड रिलेशन आ गया, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मार्क्स फेच करके देती हैं आपको। तो पजल्स से भी पहले आप इनको बनाओ, उसके बाद आप पजल्स पे जाओ। ओके, सबसे पहले आप मिसक्लीनियस पोर्शन को टच करते थे, फिर आप मेन पजल्स पे जाते थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही लग रहा है, बस ये है कि कोड्स दिए हैं, आप एक बार उसको इंटरप्रेट कर लो तो वो क्वेश्चन सॉल्व होके ही रहेगा फिर तो। ठीक, एक ऐसी एक मिसकंसेप्शन तो नहीं कहूँगा एग्जैक्टली, बट एक सोच होती है कि क्या मुझे प्रीलिम्स में, ये सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या प्रीलिम्स में हम 35 आउट ऑफ 35 ला सकते हैं? क्या हमें 30 लाकर ही हमारा एग्जाम क्लियर होगा? देखो, डिपेंड करता है कंपटीशन लेवल, कंपटीशन इन द सेंस की वैकेंसीज कितनी है, लेकिन स्टिल आपकी क्या थिंकिंग होती थी कि आप एग्जाम में बस मुझे 35 क्वेश्चन करने ही है? नहीं सर, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि मेरे को ये है कि सारे ही सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें से मैं इतना मार्क्स फेच कर लूँ कि मेरी ओवरऑल कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो अगर मुझे अच्छे से आ रहे हैं क्वेश्चंस तब तो मैं 35 कर ही दूंगी, लेकिन कहीं ऐसा है कि मुझे नहीं आ रहा है तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप कहीं तीनों सेक्शन से आप फेच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रीजनिंग ही अच्छी करो, क्वांट ही अच्छी करो, आपको तीनों ही करना है। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, क्वांट पे। क्वांट में एक बहुत ही एक फोबिया कह लीजिए काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में है कि जब क्वांट का नाम आता है तो कैलकुलेशन माइंड में आती है, और कैलकुलेशन जब माइंड में आती है तो डर बैठ जाता है कि यार ये तो अपने बस का नहीं है, हो नहीं पाएगा। तो आपके मन में भी ऐसा कुछ आया था, और कैसे आपने उसको टैकल किया था? सर स्टार्टिंग से ही था, जैसे मैंने बताया कि मेरे क्या होता है, हमेशा मैथ्स में मार्क्स भी अच्छे आते थे स्कूल में, क्योंकि मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होती है। लेकिन बस वही है कि कैलकुलेशन स्पीड, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं कि कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर्स से कैसे खेलते हैं, ये कभी मुझे आता ही नहीं था। मुझे 12 तक ही टेबल्स आती थी, उसके बाद तो आई वॉज लाइक ऐसे तो फिर ऐसे करके तो मुझे भी स्टार्टिंग में, जैसे मैंने बताया, 15-15 मिनट एक ही सिंप्लीफिकेशन में लगते थे, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अभी यहाँ पे ना थोड़ी सी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। आप टीचर्स की क्लासेस देखो, आपको पता चलेगा कि वो कैसे किस अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। एक तो आप जो अपने ट्रेडिशनल मेथड से करते आए हो वो तो है ही, वो आपके लिए है ही, लेकिन अब जो किस तरीके से टीचर्स अप्रोच लगा रहे हैं उसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन है, मैंने कैसे सोचा और उन्होंने कैसे डायरेक्टली इसको कर दिया, तो उन्होंने क्या सोच के उसको किया है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। जैसे टेबल्स हैं, अप टू 20 आप लर्न कर लो, स्क्वायर्स अप टू 50, क्यूब्स अप टू 25, परसेंटेज टू फ्रैक्शंस, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। और जहाँ भी आपको ऐसा लग रहा है ना आपने कुछ नया सीखा है, आप उसको नोट डाउन कर लो।
तो मैंने क्या किया था, एक चार्ट ऐसा छोटा सा बना लिया था, उसको मैंने पहले तो याद किया, फिर डेली बेसिस पे मतलब सुबह उठता लाइक ब्रेकफास्ट मैं उसको बिना देखे भी बोलने लग गई स्टार्टिंग में तो लगते थे 15-15 मिनट की सारी चीज़ें याद कर रही हूँ मैं, फिर तो 5-5 मिनट में ऐसे फटाफट सारा रिवीज। तो इससे क्या होता है कि आपकी ना कुछ चीज़ें आपको याद होती है ना, तो आपको वहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ऐसे भी टाइम सेव होता है। ठीक है, आपने कहा कि जैसे टीचर ने कैसे अप्रोच किया और फिर मैं अपनी अप्रोच को बनाती थी। बहुत बार ऐसा होता है, इवन मैं अपनी भी बात करूं कि मैं किसी से कुछ सीख लेता हूं, लेकिन स्टिल मैं जब प्रैक्टिस में जाता हूं तो मुझे वो ट्रिक से बेटर लगती है, मेरे माइंड में जो एक नई सी ट्रिक आ गई। ऐसा होता होगा आपके साथ भी क्वांट में। तो फिर आप क्या करते थे, अपनी ही ट्रिक पे रहते थे या वो टीचर ने जो अप्रोच बताई उसी पे रहते थे? नहीं सर, एक्चुअली आशीष सर से सीखा है मैंने सब कुछ, तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने उनसे सीखा है तो मुझे वो सारी चीज़ें आती है जो उन्होंने मुझे बता दी है, वो सारी चीज़ें मुझे काम आई। मैंने उनके पढ़ाए हुए में से वो चीज़ें उठाई जो मैं अपने क्वेश्चंस में लगा सकती हूँ। बाकी जो मेरा मेथड है मैंने वही किया। बाकी कुछ ऐसा है कि मेरे मेथड में अगर टाइम ज़्यादा जा रहा है तो सर ने क्या सोचा, सर किस कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो फिर मैंने वही सीखा है। ठीक है, अपनी अप्रोच भी मायने रखती है, सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं। yes, ये क्योंकि काफी स्टूडेंट्स इसमें उलझ जाते हैं। yes, बहुत बार हमारा कनेक्शन नहीं बैठ पाता। हाँ। फ्रेंकली बोले तो हमारा कनेक्शन टीचर से जरूरी नहीं है कि बैठे हर एक पॉइंट पे बैठे। yes, तो उस वक्त स्टूडेंट्स एक बर्डन ले लेते हैं माइंड पे कि यार ऐसा ना हो कि उसने सीख लिया सर का और वो लगा देगा मेथड, मुझे तो आ नहीं रहा, तो अपने जो मेथड्स होते हैं उसको लगाने से वो हिचकते हैं। लेकिन आप उस चीज को कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आप अपना माइंड सेट के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर सकते हो और उसको अप्रोच को उसको बना सकते हो। आपकी खुद की अप्रोच भी होनी चाहिए, वो आपको बहुत मदद करता है। राइट। तो प्रीलिम्स में अर्थमेटिक सेक्शन भी आता है और फिर डीआई भी आती है। तो अर्थमेटिक और डीआई का किस तरह से आपने इसको टैकल किया? सर अरिथमेटिक तो मैंने सारे ही टॉपिक्स किए, कुछ भी नहीं छोड़ा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ भी छोड़ेंगे अगर उसमें से कुछ डुएबल पार्ट आ गया तो वो रह जाएगा, तो इसीलिए मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरी मैथ्स में अच्छी है, बस कैलकुलेशंस की दिक्कत होती थी, तो मैंने अरिथमेटिक तो पूरा किया है। और अरिथमेटिक के लिए एक चीज़ मैं ये करती थी, सब पूछते भी थे कि याद कैसे रहती है, तुम भूल नहीं जाते अरिथमेटिक। तो ये चीज़ होती है कि जब आपको पढ़ाया जा रहा है ना, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो आप उनको लिखते जाओ। मैंने क्या किया था, A4 साइज शीट्स ले ली, उस पर टॉपिक डाला, उस पर कंटेंट अपने छोटे छोटे जो भी पॉइंट्स हैं वो नोट कर लिए कि इसमें ये सीखा है, इसमें ये सीखा है। अगर कुछ नया तरीका सर ने बताया कि ये क्वेश्चन ऐसे अगर आप लॉन्ग करोगे तो टाइम चला जाएगा, ये पार्ट आप रेशो से भी सॉल्व कर सकते हो, तो वो एक नज़रिया आपको मिलता है, उसी क्वेश्चन को दूसरा नज़रिया मिलता है देखने का। तो वो भी मैंने लिख दिया कि ये ऐसे सॉल्व हो रहा है, ये ऐसे सॉल्व हो रहा है। फिर जब भी आप रिवीजन कर रहे हो या प्रीलिम्स है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक अरिथमेटिक का टॉपिक उठाओ, उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आप कुछ भी मत करो, आप सिर्फ एक बार उन पेपर्स को गो थ्रू कर लो कि ये टॉपिक्स हैं, ये कंटेंट, इसके ये कॉन्सेप्ट्स हैं, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। मतलब लोग करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हैं, आपने मैथ्स के नोट्स बना लिए? यस सर, ये तो बनाने ही चाहिए क्योंकि अरिथमेटिक है ना, माइंड से निकल जाती है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो लास्ट टाइम पे सेवियर होते हैं ये। ठीक है। और डाटा इंटरप्रिटेशन? डेटा इंटरप्रिटेशन, बार ग्राफ्स और ये सारे ग्राफ्स आते हैं उसमें, तो एक बार आप इंटरप्रेट करना सीख जाओ कि कैसे इसमें से डेटा आप एक्सट्रैक्ट करते हो, और फिर लॉन्ग कैलकुलेशंस भी आप लगाते होंगे उसमें, बट एक बार सर को देखो सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी छोटे तरीके भी होते हैं जो, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन जो मैंने नोटिस किया एग्जाम्स में, उसमें ये होता है कि कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना रिपीटेडली पूछते हैं, उसमें और किसी टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते। कई बार वो रेशो से पूछ लेगा, कभी पाई चार्ट का आपको पूरा डेटा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज वाला है, आप परसेंटेज से ही कैलकुलेट कर सकते हो। ये चीज़ें समझ में आएंगी जब आप टीचर को देखोगे कि वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब मेंस लेवल पे आते हैं। मेंस लेवल में बिल्कुल कहानी बदल जाती है। एकदम से कैलकुलेशन की तरफ ध्यान नहीं होता, थोड़ा एक्यूरेसी और थोड़ा चूजी होना पड़ता है। तो वो चूजी कैसे हुए? सर मैथ्स में भी, मैथ्स में मतलब पूरे मेंस में ही ये पार्ट है कि अगर आप कुछ भी छोड़ के जा रहे हो ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि मेंस इज समथिंग वहाँ एग्जामिनर ना आप ये टेस्ट करता है कि आप कितना पढ़ के आए हो सारे सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेंस में एग्जामिनर की भी वीकनेस है, कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे उनको डालने ही पड़ेंगे जो डुएबल हैं, तो अब आपको नहीं पता कि वो डुएबल जो क्वेश्चंस हैं वो किस चैप्टर में से उठ के आ जाएंगे, फिर आपको लास्ट में रिग्रेट होगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इसीलिए आपको 100% कवरेज पीछे देनी ही पड़ेगी। कुछ चीज़ें होती है जो सब छोड़ के जाते हैं, लाइक लॉजिकल रीजनिंग है, ये सारी चीज़ें, बट अरिथमेटिक के तो आप सारे ही पढ़ के जाओ, क्योंकि मैथ्स आजकल जिस टाइप का पूछा जा रहा है, अभी भी IBPSPO में सब कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा हार्ड आया, बट मेरा जब सेक्शन खुला था तो मैंने DI देखी ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि ये काफ़ी लेंदी है और अभी मैं मतलब
तीन सेक्शंस दे दिए थे, आई वाज लाइक नॉट इन स्टेट ऑफ माइंड कि मुझे लगा कि मैं टैकल कर पाऊंगी, तो मैंने अरिथमेटिक ही ढूंढी, डेटा सफिशिएंसी मिल गई और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चंस मिल गए। एंड लिटरली सर वो इतने डुएबल थे, ईजी थे, आई डोंट नो व्हाई बच्चे कह रहे थे कि एक भी क्वेश्चन डुएबल नहीं मिला हमको। बस वही है कि आप अगर 100% कवरेज दे के जाओगे ना, तो आपको डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे जो आप कर पाओगे। क्वांट के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की और आई होप कि आपने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया होगा स्टूडेंट्स को। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, मॉक टेस्ट के ऊपर। मॉक टेस्ट स्टार्टिंग में कब स्टार्ट किया आपने लगाना, कैसे ये जर्नी आगे मॉक टेस्ट की रही? सर मेरी सबसे बड़ी गलती मेरी प्रिपरेशन में ये थी कि मैंने मॉक टेस्ट लेट उठाए थे। सबसे बड़ी गलती यही थी, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपको पता चलता है कि लेवल क्या है। अब मुझे स्टार्टिंग में लेवल ही नहीं पता था, मैं रैंडम पीडीएफ से प्रैक्टिस करती थी, तो कई बार ऐसा होता है बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर रहे हो या बहुत ही हाई, तो आपका मोरल डाउन हो रहा है कि ये सॉल्व ही नहीं हो रहे। तो बेटर है कि जब आप जिस दिन से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो ना, आप जिस जैसे आपने टॉपिक को कवर किया है, तो आप सबसे पहले ये देखो कि इस टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर क्वेश्चंस मॉक में क्या है, उसका क्या लेवल है, किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनसे आप जज करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसे मॉक टेस्ट तो आप स्टार्टिंग में जब आपकी प्रिपरेशन हाफ भी हो गई है ना, आपका सिलेबस हाफ भी कवर हो गया है, आप देना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो कितने मॉक टेस्ट आपने जब शुरुआत की थे देते थे, डेली बेसिस देते थे या वीक में कब देते थे? सर पहले तो मैं डेली टारगेट्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते थे कि प्रीलिम्स के लिए मेरा बस यही रहता था कि अपने डेली टारगेट्स जो है मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाए हुए, मतलब जो सेट हैं, या तो आप सेक्शनल क्विजेस होते हैं आप वो दे दो, सिंप्लीफिकेशन के, सिलॉग्स, मतलब रीजनिंग का सेक्शन हो गया, क्वांट का सेक्शन हो गया, कोई एक इंग्लिश का सेक्शन हो गया, आपने 120 रूल्स रिवाइज कर लिए, अरिथमेटिक के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए, दैट्स इट फॉर प्रीलिम्स, बस इतना ही होता था। तो मॉक टेस्ट मैंने जब जैसे प्रीलिम्स अप्रोच कर रहा है तो उससे 1 महीना पहले आप दे रहे हो। एंड मॉक टेस्ट में मैंने मॉक टेस्ट की भी एक स्ट्रैटेजी मैंने ये बनाई थी अपने लिए, क्योंकि सर मुझे भी टाइम का थोड़ा सा फोबिया होता था कि जैसे टाइमर चल रहा है, टाइम जा रहा है, तो क्या हाथ है ना, आप कांपने लग जाते हैं अपने आप ही। आप आपको खुद को बोलते रहो चाहे कि नहीं डरना नहीं है, बट वो चीज़ है ना हो जाती है माइंड में कि टाइम जा रहा है। तो मेरे को ऐसा लगा कि पहले मॉक के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा, तो मैंने 10-15 मॉक्स तो ऐसे ही दिए कि भले कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो कि इसमें बहुत अच्छे मार्क्स मुझे चाहिए, 10-15 ये दो। और फिर मैंने क्या किया, एनालिसिस चार्ट बनाया अपना, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, कितने मेरे मार्क्स आए, यहाँ पे मेरी क्या गलतियाँ हुई, मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, वो सारे छोटे से छोटा पॉइंट मैंने लिखा है उस चीज़ को लिटरली। फिर उसके बाद इन्हीं मॉक टेस्ट को मैंने दोबारा दिया है कि चार्ट को एक बार पूरा पढ़ लिया कि ये मैं गलतियां करती हूँ, ऐसे अप्रोच लगानी है, पहले मुझे ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, फिर मुझे ये वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। अब वो जो आप 10-15 मॉक दोबारा दे रहे हो ना, अब उसमें आप गलती मत करो, अब अपने आप को जज करो, पहली बारी में जज मत करो। ओके, तो आपने गलतियों को भी नोट यस सर, सब कुछ मतलब बिल्कुल ऐसे करंट अफेयर्स जैसे नोट करके रखते हैं ना। yes, जब बचपन में स्कूल में होते थे चीजें नोट करते थे, तो आप इसको भी नोट करते थे। सर बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है मैंने तो क्योंकि सब कुछ थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था वीकनेस है, अब इन पे काम नहीं करेंगे तो ये सफर करना पड़ेगा आगे। अच्छी बात है, लिख कर आप उस चीज को बार बार आपके सामने जब वो चीज आती है और बार बार उस चीज पर ध्यान जाता है, तो आपको समझ में आता है गलती मुझे नहीं करनी है। एग्जाम्स में भी कई बार हुआ है जब मैं स्टक हुई हूँ ना, तो मेरे माइंड में से एकदम क्लिक हुआ है क्या हो गया, अच्छा मैं वहाँ गलती करती हूँ, फिर मैंने चेक किया तो हाँ वही गलती निकलती है। तो ये चीज़ ऐसे हेल्प करती है आपको। बहुत बढ़िया। मींस के प्रीलिम्स हो गया अब, ठीक है, उसके बाद मेंस के अब मॉक टेस्ट की बात आती है, तो मेंस के मॉक टेस्ट की क्या अप्रोच रही? सर मेंस के मॉक टेस्ट मैंने 3 घंटे बैठ के तो नहीं दिए, सबमिट करके ही दिए हैं, क्योंकि एफिशिएंसी मुझे लगा मेरी ऐसे ही आएगी। तो मैं बस इंग्लिश का जो एक सेक्शन होता है ना, मैं वो टाइमर के साथ देती थी, क्योंकि वो चीज़ ऐसी है कि आपको छूटना नहीं चाहिए, मार्क्स फेच करने हैं आपको वहाँ से, तो टाइम के साथ आपको खेलना आना चाहिए। तो मैं ऐसे डिवाइड कर देती थी 20 मिनट्स 15 मिनट्स। तो पहले 15 मिनट्स में तो मैंने देख लिया कि कुछ जो मिसलेनियस क्वेश्चंस आए हैं इसमें से मैं कितने मार्क्स एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ, एज मच एज यू कैन आप कर लो। फिर उसके बाद जो 20 मिनट्स है ना, स्पेसिफिकली वो मैंने पैराग्राफ्स, आरसीज इनके लिए रखे। अगर वो जल्दी हो जाते हैं तो बेटर है, आप बाकी क्वेश्चंस भी कर लो, नहीं है तो ये कर लो, क्योंकि ना वो आपको दिखता लेंदी है कि इतना लेंदी आ रहा है, लेकिन एक बार आपने पढ़ लिया ना तो आप उसके क्वेश्चन ईजिली आंसर कर सकते हो, बहुत मार्क्स फैच हो जाते हैं वहाँ से। ओके, सो जब पहला मॉक दिया था कभी मेंस का, तो आपने कहा सबमिट करके देती थी, तो आपको मार्क्स का कैसे पता चलता था, मेरे कितने मार्क्स आ रहे, कैसे कैलकुलेट करते थे? सर मैंने इसमें मार्क्स पे फोकस ही नहीं किया, मेरे माइंड में ये था कि 3 घंटे बैठ के देने का मतलब है आप प्रेशर सिचुएशन कैसे हैंडल कर रहे हो, बस ये चीज़।
तो मेरे माइंड में ये था कि प्रेशर सिचुएशन तो मैं हैंडल कर लूँगी वहाँ पे मेंस में, मेरे को ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बस ये है कि मेरे को क्वेश्चन सेलेक्ट करना आना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस में डुएबल हैं वो कर पाऊँ। और जब मैं सॉल्व करती थी तो मैं उसका सोल्यूशन नहीं देखती थी, मैं पहले जैसे उठाया और मैं ऐसे ही देखती थी कि मैं अगर मैं इसको देती उस टाइम पे तो मैं पहले कौन सा उठाती फिर कौन सा उठाती। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने किए। फिर लास्ट में जब पूरा हो गया कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे, तब मैंने उनका एक्सप्लेनेशन देखा है, तो ऐसे किया है। ओके, जब पहला प्रीलिम्स का मॉक दिया था तब कितने मार्क्स आए थे? सर आई थिंक मुझे याद नहीं एग्जैक्टली बट 30s में ही आए थे। 30s में आए थे। यस सर। तो ये देखकर थोड़ा सा हुआ नहीं था यार 30 Yes, नंबर सिर्फ, मतलब हाफ सिलेबस या जितना भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से भी आपके उतने मार्क्स नहीं आए होंगे? नहीं आए थे। नहीं आए होंगे, राइट। तो एकदम से अजीब सा नहीं लगा यार? बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिलेबस पूरा हो चुका था। बट सर अब ये वही बात है ना कि ये स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स नहीं है कि आपका सिलेबस हो गया तो अब आपके मार्क्स आ जाएंगे। सिलेबस तो हो गया बट आपने उस पर प्रैक्टिस कितनी करी है, आपका हाथ कितना बैठा हुआ है, तो वही चीज़ है। तो 30s में मार्क्स आए थे, तो बट मैंने ऐसे खुद को जज नहीं किया। थोड़ा बुरा लगा था स्टार्टिंग में कि नहीं एग्ज़ाम का लेवल है, अब आपको थोड़ा सा अपना लेवल भी रेस करना पड़ेगा। तो उस अकॉर्डिंग फिर मैंने जैसे बताया कि मैंने फिर एक्सपेक्ट ही नहीं किया कि मेरे को 10-15 मार्क्स में दे के देखती हूँ, जितने भी मार्क्स आए कोई बात नहीं, लेकिन अब जब मैं इनको दोबारा दूंगी तो ये गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। एक ही मॉक को बार रीअटेम्प्ट करते थे आप, राइट। ओके, और ये कहाँ तक पहुँच गया आपका? जब लेटेस्ट आपने जो मॉक आपको याद होगा जब आपने लगाया होगा प्रीलिम्स का, वो 30 नंबर कहाँ तक पहुँच गए थे? सर क्लैरिकल के जब मैंने दिए तो वो तो मेरे 90s में भी मार्क्स आए हैं, और पीओ में मेरे 80s में भी आए हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन कह लीजिए या एक इम्पोर्टेंट पार्ट कह लीजिए बैंक एग्ज़ाम का, वो होता है इंटरव्यू राउंड। यस सर। इंटरव्यू जब सुना होगा इंटरव्यू के बारे में, तब सबसे पहला थॉट क्या आया माइंड में? सर सबसे पहला थॉट था कि ये मैं कर लूँगी। क्योंकि मैं अपने स्कूल में ना स्टेज परफॉर्मेंसेस और ये सब तो मैं करती रहती, तो एक वो फियर होता है ना कि किसी के सामने बोलने का, तो वो मुझे नहीं था। कि मेरे को ये है कि मुझे अपनी बात ही तो रखनी है ना, मैं रख दूंगी। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो आपके माइंड में, आपके सराउंडिंग्स में ना लोग डाल देते हैं। तो मैं जब एग्जाम देने गई थी तो काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे भी मिलते थे जो कहते थे कि अच्छा क्लियर हो गया मेंस में, कहा तो वो बोलते थे कि अब तो इंटरव्यू है तो तैयारी कैसी चल रही है। मैंने कहा अच्छी चल रही है। तो वो ये बोलते थे कि शक्ल देख के मार्क्स देते। तो मैंने कहा ऐसा भी होता है? तो बोले हाँ, उनको तो बस ऐसे लोग चाहिए, इंग्लिश बोलने वाले चाहिए, शक्ल देख के मार्क्स देंगे, मन मर्जी के मालिक होते हैं। मेरे से पूछा था महाराणा प्रताप की कितनी वाइफ्स हैं। तो आई वाज लाइक पता नहीं मूडी लोग होते होंगे, बट मैं तो अपना सब प्रिपेयर करके ही गई थी। तो बट ऐसा कुछ नहीं था, वो लोग बहुत चिल थे। हर मतलब 7-8 लोग थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो सर थे वो काफ़ी अच्छे से आंसर पूछ रहे थे, सब कुछ ऐसे भी थे जो हंस भी नहीं रहे थे, स्माइल भी नहीं थी। बट आपको इतना ध्यान जाता ही नहीं कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है। आप बस उनके क्वेश्चन सुनते हो, आपको आंसर देना है, और आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो वो मैटर करता है। ठीक है। इंटरव्यू अभी जैसे आपने बोला कि इंग्लिश अपनी यूज़ किया, तो वो एक ये काफ़ी कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के माइंड में कि इंग्लिश आती होगी तभी क्या मैं इंटरव्यू में बैठ सकता हूँ, मतलब इंटरव्यू मेरा अच्छा होगा। आपका क्या थॉट है इस पर? नहीं सर, मैं तो ये सोच के गई थी अगर उन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा तो मैं हिंदी में ही रिप्लाई कर दूंगी, अगर मुझसे इंग्लिश में पूछा तो मैं इंग्लिश में रिप्लाई कर दूंगी। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसे। बट मैंने वहाँ पे जो नोटिस किया ना, लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर। वो लोग आपसे खुद ही लेमन लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप कोई फॉर्मल इंटरव्यू दे रहे हो। या जैसे ही मेरा स्टार्ट हुआ तो मैं भूल ही गई इंग्लिश हिंदी, तो उनकी टोन से अपने मेरा ट्यूनिंग बैठ ही गई अपने आप। ओके, सो इंटरव्यू में क्या चीज़ आपने करके गए थे, किस चीज़ से हेल्प मिली और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे उन्होंने? सर इंटरव्यू के लिए भी मैंने सेल्फ प्रिपरेशन ही करी थी। सबसे पहले तो सेल्फ रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने डिज़ाइन कर लिए कि मेरी एजुकेशन से रिलेटेड, मेरी हॉबीज़ क्या हैं, बैंकिंग में मैं क्या करियर देखती हूँ, तो ये सारी चीज़ें तो हैं ही। फिर मेरे फादर एडवोकेट हैं, तो उनके प्रोफेशन से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें जो मुझे पता होनी चाहिए, डीप में नहीं बट एक बेसिक नॉलेज, तो वो मैंने पढ़ लिया। और थोड़ा अपने रिलीजन से रिलेटेड या कभी पूछ लिया तो, बट ऐसा पूछा तो नहीं था, तो वो मैंने प्रिपेयर किया। उसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये मैंने प्रिपेयर किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो। तो आपकी ग्रेजुएशन से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, लाइक आपने कहा कि मैंने डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस भी किया था, उसका कुछ फ़ायदा मिला? यस सर, जब मैंने उन्होंने मुझे इंट्रो के लिए बोला, तो जब मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये क्लियर किया हुआ है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, तो उन्होंने पूछा कि अभी से कैसे कर लिया। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि सर, उन्होंने मुझसे हिंदी में पूछा था, तो आई सेड कि सर मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है बैंकिंग सेक्टर में जॉब करने की, तो ये मुझे हेल्प करेगा समझने में कि बैंक कैसे काम करते हैं। तो उन्होंने बोला वेरी वेरी वेल डन, मतलब पहले से तैयारी करके आए हो सारी। आई वाज लाइक यस सर। सिमरत ने एक अभी नाम लिया डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस का, काफ़ी स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं मालूम होगा, मैं एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ। डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस एक ऐसा एग्ज़ाम होता है
जो कि यहाँ पर बैंक एग्ज़ाम एस्पिरेंट करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली वो एग्ज़ाम आपका बैंकर्स के लिए होता है। जब आप बैंक में जॉब कर लेते हैं उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है JAIIB का, जो कि इक्वलेंट होता है डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस की। अगर आप एक बैंक एग्ज़ाम एस्पिरेंट है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो, और अगर आप बैंकर बन जाते हो तो आप JAIB एग्ज़ाम देते हो। ये एग्ज़ाम आपकी सैलरी इंक्रीमेंट और आपके फर्दर प्रमोशन में काम करता है। तो सिमरत से जो वो हैरानी से ये क्वेश्चन पूछ रहे थे आपने पहले कैसे कर लिया, तो वो इसलिए था क्योंकि नॉर्मली हम सब जब बैंकर बन जाते हैं उसके बाद ही एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन सिमरत जो कि वो काफ़ी सीरियस कैंडिडेट थे आप, तो आपने पहले ही उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके गए, तो वो एकदम से हैरान ऑब्वियस होंगे कि इतना सीरियस एस्पिरेंट हमारे पास आया कि इसने पहले से ही कर लिया। राइट। तो जब ये साथ में आप करते थे प्रिपरेशन के साथ साथ, तो इसको करने का समय मिल जाता था आपको? सर मैंने जब मैं फाइनल ईयर में थी ग्रेजुएशन की, तब अनअकैडमी पे आप बता रहे थे, तब आप पहले ऐसे ऑडियो लेक्चर्स कुछ आते थे, तब आप बताते थे कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे अभी अगर आपके पास टाइम है तो अभी कर लो। तो इट केम फ्रॉम नोवेयर इन माई माइंड कि मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम भी था, मैं फ्री थी। ग्रेजुएशन में मेरे को इतना ज़्यादा लोड नहीं, एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं सब लोग, तो फिर मैंने बस सेल्फ स्टडी उस पर की और मैं एग्जाम देने गई। चलिए सिमरत, अब काफ़ी बातें हमने कर ली प्रिपरेशन करने से, अब थोड़ा सा हम फैमिली पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम प्रिपरेशन करते हैं फैमिली सपोर्ट, या फ्रेंड्स का सपोर्ट, या कुछ भी ऐसा जो हमें एक बिल्कुल हमारी जर्नी को स्मूथ बनाए। बहुत बार टेंशन होती है, बहुत बार डिप्रेशन में जाते हैं। तो क्या रहा, कौन आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, मदद की? ग्रुप में पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी करते थे, कैसे करते थे? सर एज फार एज ग्रुप स्टडीज़ कंसर्न तो ऐसा तो कुछ नहीं था, सब कुछ मैंने खुद ही अकेले ही पढ़ा है। इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे लोग नहीं है जो गवर्नमेंट एग्जाम मतलब किसी ने क्लियर किया हो तो मैं सजेशंस ले सकूं, तो सब कुछ मैंने खुद ही वीडियोस पे से ढूंढ के। बट येस, फैमिली सपोर्ट तो बहुत मैटर करता है, और मम्मी पापा ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि मेरा कोई भी एग्जाम ना मेरी सिटी में नहीं होता था। प्रीलिम्स मेंस सब बाहर ही है, तो मम्मी पापा के साथ हर प्रीलिम्स में जा रही हूँ, मेंस में जा रही हूँ, और दोनों ही साथ होते हैं। और मम्मी की गोदी में सिर रख के सो जाती थी मैं। मतलब मैं टेंशन फ्री इसलिए लेती थी क्योंकि वो मेरे लिए टेंशन ले रहे हैं। मुझे ये रहता था कि मुझे टाइम पे भी पहुंचा देंगे, मेरा एग्जाम भी सब हो जाएगा मैनेज। तो पेरेंट्स का सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा ही मैटर करता है। उसके अलावा आई हैव 3 or 4 क्लोज फ्रेंड्स जो बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने सपोर्ट किया। कि कभी कभी लगता है आपको कि आप नहीं कर पा रहे हो, कभी ऐसे फेज डेफिनेटली आते हैं, आप चाहे कितने भी अच्छे एस्पिरेंट हो ना, ऐसे फेज तो आते ही है जब आपको ये लगता है कि नहीं हो रहा मुझसे, कुछ ऑल्टरनेट देखूं क्या। तब वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं कि नहीं, अभी तक आपने अच्छा किया है, आप कर सकते हो ये चीज़ें, तो उनका भी बहुत सपोर्ट है। ओके सिमरत, सो स्टडी से रिलेटेड तो बहुत बातें होगी, और आपने इंटरव्यू भी दिया होगा IBPS PO का, काफ़ी सीरियस गया था इंटरव्यू। यस। तो अब बारी है कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस की, और हमारे कैमोमाइल TV टॉपर्स की तरफ से आपसे पूरे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछेंगे। आई होप कि बहुत इंटरेस्टिंग जवाब आपकी तरफ से आएंगे। ओके सर, राइट। ओके, तो चलिए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, अगर आपको अपना नाम बदलना पड़े तो क्या रखेंगे और क्यों रखेंगे? सीरत। सीरत क्यों? मुझे अच्छा लगता है इसलिए, थोड़ा मिलता जुलता भी है एंड मुझे अच्छा लगा इसलिए। क्या मतलब होता है सीरत का? सीरत मीन्स आपकी सीरत कैसी है। मीन्स आपकी पर्सनालिटी, व्हाट यू आर इंटरनली, आप कैसे सोचते हो, आपका वे ऑफ थिंकिंग क्या है, ये चीज़। ओके, कोई ऐसी बात है जिसको आप करते हो और बड़ा हॉरिबल, मतलब कोई ऐसी चीज़ बड़ी बुरी कर लेते हो, यू आर डूइंग बड़ा अजीब सा कुछ? सर टीचिंग किड्स। टीचिंग किड्स में पढ़ाया कभी आपने? नहीं, मैंने कभी अपने कजन्स में ट्राई किया है, बट सर मैं बड़े बच्चों को तो मैं फिर भी पढ़ा सकती हूँ, छोटे बच्चे नहीं मैनेज होते। ओके, ठीक है। आपकी ड्रीम जॉब क्या है? क्या आप सोचते हो, कहाँ अपने आप को सोचते हो? सर अभी तो बैंकिंग में ही है, एंड कुछ सालों बाद I'll definitely give RBI Grade B एग्जाम। ओके, होम टाउन से ज़्यादा प्यारा है, या ठीक है कहीं भी पोस्टिंग मिल जाए, कहीं पर भी चले जाए, जाने को तो रेडी हो? होम टाउन भी अच्छा लगता है, बट थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए बाहर भी है। ओके, कोई ऐसी चीज़ जो आपने बड़ी एक कभी स्कूल कॉलेज में बड़ी एक ऐसी चीज़ की हो जो बाद में फील हुआ यार ये क्या स्टुपिडिटी मैंने कर दी? यस, एक्चुअली मेरे एग्जाम्स थे और हमारे जो सर थे उन्होंने बोला था कि एक इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है, तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। मैंने हाँ भी कर दिया, बट जस्ट एक दिन पहले मैंने मना भी कर दिया कि सर आई कांट। फिर उन्होंने मेरे फादर को बुलाया था, वो भी इस चीज़ के लिए कि इसको पढ़ने के लिए छुट्टी चाहिए, ये डिबेट में नहीं आ रही है। तो मैं फादर वाज लाइक तो सही तो है। ठीक है, पिछले 1 साल में कुछ ऐसी चीज़ जो आपने सीखी हो, कुछ ऐसा जो आप बताना चाहें?
सर बहुत सारी चीज़ें सीखी है। पेशेंस सबसे पहले तो, और आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हो वो भी तब जब इतने अप्स एंड डाउन्स आपके चल रहे होते हैं। रिपीटेड ऐसा होता है ना कि जब आप हमेशा से सक्सीड करते आ रहे हो, आप अच्छे से रहे हो एकेडमिक्स में, और सडनली आपको रिपीटेड फेलियर्स मिले, तो वो बहुत बड़ा एक सेटबैक मिलता है आपको। सबको तो ये लगता है स्मूथ रहा होगा, बट ऐसा नहीं होता। ओके, कोई ऐसा खाना जो आप नहीं छोड़ सकते किसी भी हालत में? पिज़्ज़ा। ओके, पिज़्ज़ा बहुत पसंद है? बहुत। ओके, किस टाइप का पिज़्ज़ा पसंद है? सर कोई भी, मैं तो खा लेती हूँ। सब खा यस लेते हैं, राइट, ठीक है। सो सिमरत, बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब दिया आपने यहाँ पर रैपिड फायर राउंड में। बहुत मज़ा आया आपके जवाब सुनकर, और हमारी टीम की तरफ से, कैमोमाइल टीवी टॉपर्स की तरफ से आपके लिए यहाँ पर एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है, तो प्लीज़ इसको एक्सेप्ट कीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस। हमारे यहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि जब आप एक एज अ इंटरव्यू देने आते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट किसी एक टॉपर को आप टैग करना चाहते हैं, जिसको हमारी टीम कांटेक्ट करेगी और उनको इस इंटरव्यू में बुलाएंगे। सर आई वांट टू टैग मयूर, जिन्होंने अभी रिसेंटली IBPS PO क्लियर किया है। ओके, सो मयूर, हमारी टीम आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेगी, और आई होप कि आप यहाँ पर आकर अपनी प्रिपरेशन जर्नी को हमारे साथ शेयर ज़रूर करेंगे। कैसा रहा यहाँ पर एक्सपीरियंस आपका? सर इट फील्स वेरी गुड। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड इवन इफ इट कैन हेल्प फ्यू स्टूडेंट्स देन आई विल बी वेरी सेटिस्फाइड। ओके सिमरत, फाइनली कोई एक मैसेज जो आप बाकी सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहते हैं, जो आपने भी अपनी लाइफ में फेस किया होगा प्रिपरेशन के दौरान, और बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं वो उससे कुछ सीख सके? यस सर, डेफिनेटली। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने राइट सोर्सेज को चुनें सबसे पहले, क्योंकि और राइट सोर्सेज आपको मिलेंगे जब आप उन लोगों के इंटरव्यूज़ ही देखोगे। एटलीस्ट अगर आप नहीं जानते हो पर्सनली, जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या राइट सोर्सेज हैं, लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, कहाँ से मैक्सिमम रिजल्ट्स आते हैं। फिर आपकी ट्यूनिंग जैसे बैठे आप करो, एंड जस्ट बी कंसिस्टेंट विद दैट, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली आएंगे। ऐसे फेजेस भी आएंगे जब आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा, कुछ और ऑल्टरनेट देखते हैं या कुछ और ही ट्राई करते हैं, बट नहीं, आप तब कंसिस्टेंट रहोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हो जाएगा। एंड कुछ टाइम के लिए आप डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए। सिमरत ने बहुत अच्छी बात की यहाँ पर, कंसिस्टेंसी। देखिए, ज़िंदगी क्या कहें, ज़िंदगी कहते हैं ना कि हसल ही रहती है, चाहे वो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के दौरान हो, चाहे एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद हो। ये ज़िंदगी में हमेशा कंसिस्टेंसी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपनी नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाती है। ये मैं नहीं कहूँगा कि मंजिल प्राप्त हो जाती है, मगर एक स्टेप बाय स्टेप जो सीढ़ी होती है ना, वो हमें कंसिस्टेंसी ही दिलाती है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मोटिवेशन हमें चाहिए। मोटिवेशन की बजाय आप कंसिस्टेंसी को चुनो। कंसिस्टेंसी अपने आप में एक मोटिवेशन का काम करती है, और डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप पर आपको लेकर जाएगी। और ये जो ज़िंदगी का हसल है ना, ये हसल कभी मत छोड़ना, कभी मत रुकना, आगे बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना, और एक दिन आपको खुद अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये मेरी ज़िंदगी की मंजिल थी और अब मैं उसको हासिल कर चुका हूँ। लेट्स क्रैक इट।